तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कवकों के सामान्य लक्षण। और सामान्य लक्षण में मैं 10-15 लक्षण में आपको बता चुका हूँ कि इनकी कोशिका वृद्धि कैसे होती है, भोजन का संचय कैसा होता है, इसका जो कवक तंतु है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है, ये सेप्टेट होता है। तो ऐसे 10-15 मैं लक्षण बता चुका हूँ। आज जो लक्षण का नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन देखेंगे कि कवकों में जनन कैसे होता है। कवकों में जनन कैसे होता है या कवकों में जनन। तो जनन के आधार पर कवकों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। अब क्या होता है यूकार्पिक और क्या होता है होलोकार्पिक। यूकार्पिक के अंतर्गत वो कवक आते हैं जिसमें जो उसका थैलस है या पादप शरीर है, उस पादप शरीर के किसी एक भाग पर जननांगों का निर्माण होता है, शेष भाग कायिक रहता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द प्लांट बॉडी फ्रॉम विच ए पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए गैमेटेंजियम इज नोन एज यूकार्पिक। तो यूकार्पिक कंडीशन प्राय पाई जाती है बहुकोशिकीय कवकों में। तो जहाँ बहुकोशिकीय कवक होते हैं उनका पादप शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है और उन बहुकोशिकीय संरचना में कोई पर्टिकुलर पौधे का भाग होता है वो जननांगों में रूपांतरित होता है। तो ऐसे कवकों को यूकार्पिक कहते हैं। और इसकी जो अगली ग्रुप है वो है होलोकार्पिक। होलोकार्पिक में क्या होता है या होलोकार्पिक में उन कवकों को रखा जाता है जो प्राय एकल कोशिकीय होते हैं और जनन में उनकी संपूर्ण कोशिका भाग लेती है। तो वे कवक जो प्राय एकल कोशिकीय हो और संपूर्ण कोशिका जनन में भाग लेती हो उसको होलोकार्पिक कहते हैं। तो यूकार्पिक बहुकोशिकीय कवक होते हैं जबकि होलोकार्पिक एकल कोशिकीय कवक होते हैं। होलोकार्पिक में एंटायर प्लांट बॉडी कन्वर्ट इनटू ए गैमेटेंजिया या गैमेटेंजियम, वेयर एज इन होलोकार्पिक ए पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी कन्वर्टेड इनटू ए गैमेटेंजिया। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब जो जनन होता है कवकों में, जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन प्राय विखंडन, द्विभाजन या बडिंग के द्वारा होता है। कायिक जनन प्राय विखंडन, द्विभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग की विधियों के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कवकों में प्राय जब वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल हो उस समय अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कवकों में प्राय जब वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल हो उस समय अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन कोनिडिया, जूस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर आदि द्वारा हो सकता है। तो अलैंगिक जनन किसकी विधि द्वारा होगा? जूस्पोर, कोनिडिया, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टेक प्लेस ड्यूरिंग ए फेवरेबल कंडीशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर एंड इट इज जनरली propagated or reproduced by means of a conidia, zoospore, clamidospore और oidea। नेक्स्ट जो कवकों में जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन।
और लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 युग्मकों का संलयन होता है। एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, उनमें संलयन होता है। और ये जो संलयन की प्रक्रिया है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में प्लाज्मोगैमी होती है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि 2 संलयित होने वाले युग्मक आपस में पास आते हैं और जहाँ से उनकी कोशिका भित्ति आपस में स्पर्श करती है वहाँ सूक्ष्म छिद्र हो जाता है और एक का जीव द्रव्य दूसरे युग्मक के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहला फेज होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के दौरान 2 संलयित होने वाले युग्मक आपस में पास आते हैं और जहाँ से उनकी कोशिका भित्ति आपस में स्पर्श करती है वहाँ से उस कोशिका भित्ति में सूक्ष्म छिद्र हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीव द्रव्य में आपस में संलयन होता है। तो पहला स्टेप है जीव द्रव्य में संलयन। जब जीव द्रव्य में संलयन कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कैरियोगैमी, केंद्रकों में संलयन। अब कैरियोगैमी के दौरान दोनों ही केंद्रक आपस में पास आते हैं और उनमें संलयन होता है। इस तरह से दोनों ही केंद्रक आपस में पास आते हैं, उनमें संलयन होता है। तो केंद्रकों में संलयन को कैरियोगैमी कहते हैं और कैरियोगैमी के परिणाम स्वरूप टू एन प्रकार का केंद्रक का निर्माण होता है। 2n प्रकार के केंद्रक का निर्माण होता है। तो पहले संलयित होने वाले युग्मकों में केंद्रक कैसे थे? पहले युग्मकों में संलयन होने वाले केंद्रक n प्रकार के थे और जब फ्यूज होने के पश्चात ये केंद्रक 2n हो जाते हैं और जब केंद्रकों में संलयन हो जाता है तो नेक्स्ट चरण आता है, वो उस चरण को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो केंद्रक है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 नए केंद्रकों का निर्माण होता है और उन केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है या n प्रकार के 4 नए केंद्रक बनते हैं। तो 4 नए केंद्रक ये 4 नए प्रकार के केंद्रक बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया मैंने कहा 3 चरणों में होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब कवकों में ये जो लैंगिक जनन है वो किन किन विधियों के द्वारा होता है? तो कवकों में लैंगिक जनन कई विधियों के द्वारा होता है और उसमें सबसे पहली विधि है वो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होता है? नग्न युग्मकों का संलयन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का अर्थ होता है नग्न युग्मकों का संलयन और इस तरह के जनन में 2 नग्न युग्मक आपस में पास आते हैं और उनमें संलयन होता है। अब इस नग्न युग्मकों के आकार और उसकी कार्यकी के आधार पर नग्न युग्मकों का संलयन 3 प्रकार का होता है।
पहला होता है समयुग्मकी संलयन या आइसोगैमस, आइसोगैमी। तो आइसोगैमी के अंदर क्या होते हैं, दोनों ही संलयित होने वाले युग्मक आकार और कार्य, आकार में एक जैसे होते हैं और कार्यकी में भिन्न होते हैं। बोथ द फ्यूजिंग गैमिट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी वेयर एज डिफरेंट इन फिजियोलॉजी। तो दोनों का आकार एक जैसा होता है, दोनों ही चलित होते हैं, दोनों ही मोटाइल होते हैं, आकार एक जैसा होता है, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी या कार्य की भिन्न भिन्न होती है। एक गैमिट नर युग्मक की तरह काम करता है, दूसरा मादा की तरह काम करता है। तो उनकी कार्य की भिन्न भिन्न है, लेकिन आकार में बाहर से दोनों एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इसको समयुग्मकी संलयन कहते हैं। दूसरा होता है एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी से तात्पर्य यह है कि दोनों ही संलयित होने वाले युग्मकों का आकार और कार्य के दोनों ही भिन्न होते हैं। बोथ द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्यूजिंग गैमीट आर डिफरेंट। Whenever the morphology and physiology of fusing gametes are different, then such type of reproduction is said to be anisogamy. तो anisogamy या असमयुग्मकी संलयन में क्या होता है कि दोनों ही संलयित होने वाले युग्मकों का आकार भिन्न भिन्न होता है, दोनों ही चलित होते हैं, लेकिन दोनों की कार्य की भी भिन्न भिन्न होती है। तो जब इस तरह के युग्मकों में संलयन हो उसको एनआइसोगैमी कहते हैं। तीसरा होता है ऊगैमस। ऊगैमस तरह का जो संलयन होता है, इसमें नर युग्मक चलित होता है, मादा युग्मक अचलित होता है। जब ऐसे युग्मकों का संलयन हो उसको ऊगैमस प्रकार का जनन कहते हैं। तो जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है ये 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ऊगैमस। नेक्स्ट प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो है नेक्स्ट प्रकार का जनन होता है वो होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मधानी संपर्क विधि द्वारा, युग्मधानी संपर्क विधि द्वारा। तो इस तरह के जनन में नग्न युग्मक नग्न रूप में मुक्त नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर युग्मक एक विशेष तरह की नलिका के द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। तो खास बात क्या है इसमें नग्न युग्मक मुक्त नहीं पाए जाते हैं। इसमें नर युग्मक एक निषेचन नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह के जनन जिसमें दोनों ही गैमीटेंजिया आपस में संपर्क में हो और निषेचन नलिका के माध्यम से नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता हो, तो इस तरह के जनन को गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट विधि कहते हैं और यह एल्बुगो के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट विधि है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है,
गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर आपस में संयुग्मन करने वाले युग्मकों का संलयन नहीं होके जो गैमेटेंजिया है, युग्मक धानीधर है, वो दो अलग अलग प्रभेद के गैमेटेंजिया आपस में संपर्क में आते हैं और उस गैमेटेंजिया के अंदर फ्यूजन होता है, संलयन होता है और उस फ्यूजन के फलस्वरूप उसका जीव द्रव्य आपस में संलयित होता है और एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं जिसको ऊ स्पोर कहते हैं, और इस तरह का जनन पाया जाता है म्यूकर के अंदर। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन टाइप का जनन पाया जाता है म्यूकर के अंदर। नेक्स्ट विधि है स्पर्मेटाइजेशन। तो स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें नर तंतु अलग होता है, मादा तंतु अलग होता है। मादा तंतु एक ग्राही तंतु की तरह काम करता है, जबकि नर तंतु पर एकल केंद्र की छोटे छोटे गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको स्पर्मेशिया कहते हैं। पर यह स्पर्मेशिया हवा या जल कोई भी माध्यम हो से जो मादा तंतु है वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर नर जो युग्मक है जिसको स्पर्मेशिया कहते हैं उसका केंद्रक मादा तंतु के अंदर प्रवेश करता है या जिसको ग्राही तंतु कहते हैं उसमें प्रवेश करता है और उस ग्राही तंतु के अंदर नर व मादा केंद्रकों का संलयन होता है। इस विधि को स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। और जो लास्ट विधि है उसको कहते हैं सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में कोई भी किसी भी तरह के जननांगों का निर्माण नहीं होता है। इसमें दो अलग अलग प्रभेद के कवक तंतुओं आपस में पास पास आते हैं और उस कायिक तंतुओं में आपस में संलयन होता है। तो सोमेटोगेमी के अंदर कायिक संयुग्मन के अंदर किसी भी प्रकार के जननांगों का निर्माण या युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दो अलग अलग प्रभेद के कायिक कवक तंतु पास में आते हैं। उन कवक तंतुओं की कोशिका आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती है, वो विघटित हो जाती है और जीव द्रव्य उस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसमें जनन होता है। ऐसा जनन मोर्केला, अगेरिकस आदि कवक तंतुओं के अंदर पाया जाता है। तो ये विधियां है कवकों में जनन की। तो इस तरह से ये कवकों के लक्षण यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट टर्न में कोई कवक की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे।